हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स, जो उत्तराखंड अल्टी का जो पेपर हुआ था कॉमर्स का, उसका थर्ड पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हम यहाँ पे 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी के बचते 30 क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखने की कोशिश करेंगे और उनको समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट में एक एनालिसिस करेंगे किस सेक्शन से कॉमर्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुए हैं, ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम्स में कि कौन से जो हमारे टॉपिक होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के क्वेश्चंस को। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 71। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ डैश गुड्स। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी गई है। देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है, इसमें बेसिकली दो चीज़ों का कनेक्शन होता है। एक तो इनकम का होता है और एक डिमांड का होता है। जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बोला गया है कि इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से पॉजिटिव कब के कौन से केस में यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी। अब देखिए, यहाँ पे तीन तरह के केसेस हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, या एक जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और नेगेटिव का क्या मतलब है? जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपकी जो डिमांड है वो यहाँ पे कम होती जाएगी, इसका नेगेटिव होता है। और जीरो का मतलब है कि आपकी इनकम चाहे बढ़े या आपकी इनकम घटे, उससे आपके जो उस पर डिमांड पे है उस पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले डिमांड थी वही रहेगी, तो इसको जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। बट यहाँ पे चार टाइप के, आपको तीन टाइप के गुड्स दिए हैं। एक तो सुपीरियर गुड्स हैं, एक इन्फीरियर गुड्स हैं और नेसेसरी गुड्स हैं। इनके बारे में बोला है कि किस में पॉजिटिव होगी। अब सबसे पहले चीज़ों को समझना जरूरी है आपको। सुपीरियर गुड्स का क्या मतलब है? सुपीरियर गुड्स का मतलब ये है कि जो आपके एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी हो गई ऑडी कार हो गई या आपका आईफोन हो गया, जो मतलब एक तरह से आप कहते हैं ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, तो उनको बोलते हैं सुपीरियर चीज़ें, सुपीरियर गुड्स। यानी कि वो वही लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम एक लेवल से काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्फीरियर का मतलब वो गुड्स होते हैं जो नेगलेक्ट किए जाते हैं, जिनको लेना लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको इन्फीरियर बोल देंगे। और नेसेसरी गुड्स मतलब जो डेली पर्पज़ के लिए हमारे यूज होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। हमारा क्या होने वाला है? सुपीरियर गुड्स। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम अगर एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को पहले क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लेना, जो महंगी चीज़ें हैं उनको लेना। और जैसे जैसे हम अपनी जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमारी इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हैं और अच्छी जो महंगी चीज़ें हैं उनको खरीदना स्टार्ट करते हैं। इन्फीरियर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फीरियर के केस में तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ रही है तो आप धीरे धीरे चीप जो चीज़ें हैं उनको खरीदना बंद कर दोगे। और सी आपकी नेसेसरी का मतलब क्या है? नेसेसरी का मतलब ऐसा है, आप डेली की जो चीज़ें यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नमक का एग्जांपल ले लेता हूँ, सॉल्ट का। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तब भी आप उतना ही नमक यूज करोगे, अगर आपकी इनकम अगर कम है तब भी आप उतना ही यूज करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी इनकम पहले 1,000 रुपये थी, उसके बाद बढ़ के 10,000 हो गई, तो आपने पहले आप एक पैकेट नमक लाया था, आप एक कट्टा घर पे रख ले रहे हो। ऐसा तो नहीं करोगे, क्योंकि आप बेसिक नेसेसरी की चीज़ें हैं उनको उतना ही एक लेवल तक आप यूज कर सकते हैं। तो इसके केस में आपका सही आंसर कौन सा बनता है? सुपीरियर बनता है। अगर आपके क्वेश्चन में सुपीरियर नहीं दिया होता, अगर आपको नेसेसरी, इन्फीरियर और इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको दिया होता, तो उस केस में आप क्या करेंगे? नेसेसरी वाले को करेंगे। क्योंकि नेसेसरी के केस में आप कुछ एग्जम्पशन भी लेके चल सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में हम क्या करते हैं, नेसेसरी गुड्स में काफ़ी परचेज भी कर लेते हैं, जैसे इनकम हमारी बढ़ती है। बट जो अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको चूज करना होता है एग्जाम में, तो ये आपका सुपीरियर गुड्स का एग्जाम्पल है। चलिए 72 क्वेश्चन है, डेबिटिंग एज अकाउंट इंस्टीड ऑफ बीज अकाउंट इज एन एरर ऑफ। यहाँ पे हमने एरर्स की काफ़ी यहाँ पे बात करी है, अपने लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप के एरर हमें देखने मिलते हैं, जैसे ओमिशंस, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर। तो ये कुछ एरर्स होते हैं, इनके अपने अपने नेचर होते हैं, अपनी अपनी इनकी मीनिंग होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि ए के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया, जबकि करना किसका था? बी के अकाउंट को डेबिट करना था। तो इस केस में आपकी कौन सी एरर आपने कमिट कर ली है? एरर ऑफ ओमिशन की है, एरर ऑफ कमीशन की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या नन ऑफ द अबव। देखिए, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? जब आप कंप्लीटली कोई एंट्री यहाँ पे छोड़ जाते हो, को भूल जाते हो आप एंट्री करना,
तो वो केस हमारा होता है एरर ऑफ ओमिशन का। कमीशन का क्या मतलब है? कमीशन का मतलब क्लरिकल एरर से हमारा बेसिकली होता है। अगर कोई अमाउंट्स में कोई यहाँ पे हमारा एंट्री करने में कोई गलती होती है, मैथमेटिकल एरर होता है कोई, तो उसको हम कमीशन एरर बोलते हैं। प्रिंसिपल एरर का क्या मतलब है? प्रिंसिपल मतलब जब आप प्रिंसिपल जो हमारे गैप है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या हमारे अजम्पशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनका यहाँ पे वोलेशन आप करते हो, उनका यहाँ पे आप रूल को यूज नहीं करते हो, तब आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो इस केस में आप समझ ही गए होंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ कमीशन यहाँ पे हो गया है, क्योंकि ए की जगह पे आपने बी के जगह पे आपने ए का अकाउंट को डेबिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the coefficient of the correlation between two securities is dash and weights are optimum then the risk is minimum। यहाँ पे बात करी गई है कि कब ऐसा कौन सी कोरिलेशन की ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपका जो है रिस्क, दो वेट्स के बीच में आपका रिस्क यहाँ पे मिनिमम रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो आपके जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से कितना एसोसिएटेड है, इस चीज़ को हम कहते हैं कोरिलेट होना, कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है कि जब सिक्योरिटीज़ की, तो दो सिक्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और उसके केस में बोला गया है कि रिस्क कब मिनिमम होगा। देखिए यहाँ पे बात करी है -1 वाले की, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि -1 को हमने क्यों लिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, दो सिक्योरिटीज आपके पास है, मान लेते हैं 2 शेयर्स आपके पास है। एक शेयर्स में मान लेता हूँ मेरे पास महिंद्रा का शेयर है और दूसरा शेयर में मान लेता हूँ मेरे पास रिलायंस का शेयर है। ठीक है, 2 शेयर मैंने ले लिए और उस केस में अगर मैं मान के चलूँगी इन दोनों के बीच में +1 का यहाँ पे कोरिलेशन है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक की मार्केट में, एक शेयर्स की मार्केट में गिरावट आ गई तो दूसरे की मार्केट में भी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरे से कोरिलेटेड है। और -1 के केस में क्या होगा, -1 के केस में आपका क्या हो जाएगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। अगर आप एक लॉस में आपका चल रहा है तो दूसरा आपका प्रॉफिट में, बढ़िया प्रॉफिट में चलेगा। एक एब्सोल्यूट लॉस में है तो दूसरा एब्सोल्यूट प्रॉफिट में चलेगा। तो इस केस में आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ लेते हो और इससे आपका लॉस जो है ना, लॉस कंपनसेट हो जाता है। अगर आपने एक सिक्योरिटी लॉस में भी चलेगी तो दूसरी उतने ही आपकी प्रॉफिट में चल रही है, तो इसका मतलब -1 उनके बीच में कोरिलेशन है और आपका जो रिस्क रहता है वो आपका मिनिमम हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 74 वाला क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज थ्रू। यहाँ पे बताया गया जब भी फर्म यहाँ पे बंद हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का, तो उस केस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो कौन से अकाउंट के थ्रू यहाँ पे क्लोज किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट या लोन अकाउंट। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक अकाउंट के थ्रू ही यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको यहाँ पे क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, उसके बारे में आपको पता ही है कि इंटरनल ऑडिट क्यों कराया जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एरर एंड फ्रॉड, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए एरर एंड फ्रॉड्स और इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल। ये तीनों ही चीज़ें ठीक हैं, इसी के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल ऑडिट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। 76 का है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आपका किस तरह का यहाँ पे फंड है, स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है या सीक्रेट रिजर्व है। तो इस केस में आपका क्या है, ये स्पेसिफिक कंडीशंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो इस केस में आपका हो जाएगा स्पेसिफिक रिजर्व, क्योंकि आप जो फंड क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ आप डिविडेंड के इक्वलाइजेशन के लिए आप फंड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपका रिजर्व कैसा है, स्पेसिफिक नेचर का है। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए उसको रिजर्व को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, चलिए टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। टैक्स प्लानिंग इज नॉट लीगल एंड मोरल या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बात करी है टैक्स प्लानिंग की। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होता है टैक्स प्लानिंग, ठीक है, दूसरा आपका होता है टैक्स अवॉइडेंस और तीसरा होता है आपका टैक्स इविजन। ठीक है, अब इन तीनों का मीनिंग क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे ब्रॉड लेवल को हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर
टैक्स प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, हमने जो भी एग्जम्पशंस हमें दी गई हैं, उनका हम लीगली यहाँ पे यूज करके अपने टैक्स को रिड्यूस करते हैं। इसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। और टैक्स अवॉइडेंस की जब बात करते हैं तो उसके केस में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स में लूप होल्स हैं, लूप होल्स का मतलब जो उनकी कुछ गलती, मतलब गलतियाँ नहीं कह सकते, जैसे कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं उनसे, उन लूप होल्स का हम यूज करके अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। ये इलीगल नहीं है बट एक तरह से एथिकल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, टैक्स को एक तरह से आप गलत तरीक़ों से बचा रहे हो, बचा तो रहे हो लेकिन आप गलत तरीक़ों से इसको बचा रहे हो, क्योंकि अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, वो लूप होल्स का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और टैक्स एविजन आपका इलीगल होता है, ठीक है। इसके केस में आप क्या करते हो, टैक्स की चोरी करते हो, आप टैक्स को छिपाते हो, आप अपनी इनकम को आप जानबूझकर कम दिखाते हैं और अपने टैक्स के पेमेंट में आप क्या करते हैं, एक तरह से फ्रॉड यहाँ पे करते हैं। तो इसके केस में आपको यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो भी यहाँ पे की जाती है टैक्स एविजन के केस में। तो ये तीनों केस आपके समझ में आ गए। ये इनकम टैक्स का बेसिकली इनकम टैक्स के पर उसमें हम पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में हम इसको पढ़ते हैं। और यहाँ पे टैक्स प्लानिंग के केस में आप समझ ही गए होंगे क्या है इसका मतलब। ये आपका क्या है, लीगल और मोरल है। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें डिफरेंट टाइप की एग्जम्पशंस दी हैं, डिडक्शंस दी हैं हमें, और जो प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उनका हम ब्रॉडली यहाँ पे अध्ययन करते हैं और उनसे हम एक तरह से अपने टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करी है। पार्टनरशिप में हम लास्ट जो हमने पार्ट किया था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन हमने पार्टनरशिप के किए थे और यही रेशियो से रिलेटेड किए थे। तो इसमें एक तरह का और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो है आपका ABC आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। यहाँ पे बोला गया है 3 पार्टनर हैं और वो आपका 4:3:2 के रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे शेयर करते हैं। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, डी को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए, यानी कि 1/10 पार्ट के लिए वो क्या करते हैं, डी को एडमिट करते हैं। और आपसे पूछा है कि नया जो प्रॉफिट रेशियो आपका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिटिंग ऑफ डी, तो वो आपका क्या होने वाला है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, सबसे पहले करना क्या है, हमें जो नया पार्टनर आया उसके रेशियो को हमें नोट डाउन करना है। 1/10 है, ठीक। 1/10 जब उसको दे दिया तो टोटल रेशियो आप मान के चलिए 1, टोटल रेशियो हमने 1 मान लिया। अब 1/10 हमने क्या कर दिया, ऑफिस जो हमारा नया पार्टनर था उसको हमने दे दिया, तो हमारे पास क्या बचता है 9/10 वाला शेयर। इतना शेयर बाकी के शेयर जो पार्टनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 1/10 तो उसने ले लिया है। अब इस 9/10 को ही हम क्या करेंगे, पुराने शेयर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा, पुराने जो पार्टनर हैं उनके। तो चलिए इसको बांटते हैं। हमारे पास बचता है 9/10 और बांटेंगे कैसे, देखिए अब हमारे पास पुराना ए का कितना था, 4/4 कितना था, 9 था ना, 4/9 हो गया। अब 4/9 का कितना निकालेंगे हम, या इसको वापस ऐसे भी बोल सकते हैं हम, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 9/10 का 4/9 भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 9/10 टोटल है, उसका 4/9 आप निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई आगे करो पीछे करो, आप बातें की है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, 9 से 9 को यहाँ पे वो करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 4/10 आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। पहला रेशियो नोट कर सकते हैं आप, 4/10 आ जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं ऐसे ही। दूसरे के केस में 9/10 का कितना निकालेंगे हम, 3 इसका दिया गया है तो 3/9 इसका आ जाएगा। अब 9 से 9 फिर सब्सट्रैक्ट हो गया तो आपके पास क्या आ गया, 3/10 इसके केस में आ गया। तो सेकंड का कितना रेशियो आ गया आपका, न्यू रेशियो 3/10 आ गया। अब हम बात करेंगे सी के रेशियो की। सी का कितना है, 2 वाला पार्ट दिया गया है तो 2/9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो जितना भी शेयर्स बचा हुआ है 9/10 से, 9 से 9 को यहाँ पे काट देंगे तो 2/10 यहाँ पे बच जाता है, तो 2/10 इसका बच गया। अब तीनों की रेशियो देख लेते हैं क्या बची हमारी। पहले की हमारे पास निकल के आई थी 4/10 की, दूसरे की निकल के आई थी हमारे पास 3/10 की, और तीसरे की हमारे पास निकल के आई 2/10 की। और ऑलरेडी जो हमारे पास रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1/10, फोर्थ जो डी को यहाँ पे एडमिट किया। तो इस तरह से नीचे आपका कॉमन है। अब यहाँ पे रेशियो बन जाएगा आपका 4:3:2:1। ये आपका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपका बन जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4:3:2:1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बिजनेस हैज एसेट ऑफ ₹1,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ ₹60,000। ओनर्स इक्विटी विल अमाउंट टू। यहाँ पे बात करी गई है ओनर्स इक्विटी की, और आपको गिवन है एसेट्स आपको गिवन है और आउटसाइडर लाइबिलिटी की अमाउंट आपको दी गई है। देखिए होता क्या है, ये क्वेश्चन आपका किससे बन जाएगा, आपका जो एक तरह से बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। आपका बैलेंस शीट में आप देखते हो इस तरह की टी शिप की मैं बात कर लेता हूँ। इस साइड में आपकी सारी एसेट्स आ जाती हैं और इस साइड्स में आपकी सबसे पहले आपकी बात करूँ मैं तो ऑनर्स इक्विटी की ही यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद नीचे आपकी सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। लोनिंग आ जाएगी, डिवेंचर्स आ जाएंगे, फिर आपकी लाइबिलिटीज आ जाती है। तो इस तरह का आपका क्या बनता है, बैलेंस शीट आपकी बनती है। अगर आपको इस पार्ट को निकालना है तो ऑब्वियसली आपको करना क्या पड़ेगा, एसेट्स में से आपको लाइबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी, तो आपके पास ओनर्स इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो इसको सिंपली हम निकालेंगे। 1,40,000 आपके पास एसेट है और इसमें से आपको 60,000 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास निकल के क्या आएगा, 80,000 का अमाउंट जो आएगा वो आपकी हो जाएगी ओनर्स इक्विटी। इस तरह से आपकी क्या करेगी, बैलेंस शीट दोनों साइड मैच हो जाएगी 1,40,000 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 का। अमाउंट ऑफ द गुड्स गिवन और एज डोनेशन शुड बी क्रेडिटेड टू। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी गुड्स हमने डोनेशन कर दिए, डोनेशन के लिए दे दिए, यहाँ पे चैरिटी के लिए दे दिए, तो उस केस में आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस केस में आप याद रखना हमेशा आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो ये आपकी डोनेशन की केस में हो जाती है, जब आप गुड्स क्या करते हो, डोनेशन के पर्पज़ से आप देते हो। या अगर ये क्वेश्चन के साथ एक और इस कॉन्सेप्ट याद रख लेना, अगर सैंपल के तौर पर भी आप गुड्स देते हो तो भी आपका परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होता है। 81 वाला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ हाईएस्ट कॉस्ट। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर आपका एक तरह से उसका क्वेश्चन आपका आ गया है, किसका, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। विच कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट। यहाँ पे बोला है कि कौन से आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से हम अपनी कैपिटल को यहाँ पे एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आपके डिवेंचर्स भी होते हैं, आपके शेयर्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आपके होते हैं। तो इस तरह से आपके जो एक अप्रोप्रिएट हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और उसमें आपसे यही पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी होती है, कौन से सोर्सेज की सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है। डिवेंचर्स की होती है, इक्विटी कैपिटल की होती है, लॉन्ग टर्म लोन की होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की होती है। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट इसका ये है कि देखिए जब भी आपका डिवेंचर्स होते हैं तो डिवेंचर्स में आपने देखा होगा 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ दिस, 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि ये आपका फिक्स रहता है अमाउंट, ये 12% इंटरेस्ट आपका फिक्स है, ये 10% इंटरेस्ट आपका फिक्स है। तो इस केस में जो भी इंटरेस्ट का रेट है, जो भी सब कुछ है आपका फिक्स है। ऐसे ही आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लोन में, लोनिंग में आपका जो इंटरेस्ट पहले फिक्स कर लिया, जैसे आपने बैंक के पास से आपने लोन लिया तो जितना इंटरेस्ट आपने पे करना है वो पहले से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा आप 10% के रेट से कीजिए, आप 12% के, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, तो आप उतने रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। तो ये भी आपका प्री डिटरमाइंड रहता है, फिक्स रहता है। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी आपने सेम ऐसे ही देखा होगा कि हर जगह लिखा होता है 10% और प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ दिस, या इस तरह से। तो ये 10% भी इनका क्या रहता है, रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, यानी कि इस रेट से इनको डिविडेंड का पेमेंट होना कंपलसरी होता है। तो ये भी आपका इनका प्री डिटरमाइंड रेट रहता है। बट इक्विटी के केस में आपका कुछ फिक्स नहीं रहता। इक्विटी वाले शेयर्स वाले रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, और इस केस में ये बोर्ड से जो आपका मैनेजमेंट है उससे क्या करते हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो तो उस केस में ये ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे डिमांड करते हैं। जितना ज़्यादा आप बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा ये डिमांड करेंगे, कि इनको लगता है इक्विटी शेयर्स को कि अगर आप पेमेंट कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से आप पैसा बहुत कमा रहे हो, अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो हमें ज़्यादा डिविडेंड। तो इस तरह से ये आपके लिए क्या है, कॉस्टली यहाँ पे हो जाता है, और इक्विटी शेयर कैपिटल का ही आपका जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात आती है गेटवे ऑफ टैली की। टैली आपको पता है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर यहाँ पे अकाउंटिंग की जाती है, और इसके स्क्रीन की बात करी गई है कि स्क्रीन कितने पार्ट में यहाँ पे सेपरेटेड रहती है, 5 सेक्शंस में, 8 सेक्शंस में, या 7 सेक्शन या 6 सेक्शन। इसके अंदर आप अगर उसका लेआउट देखेंगे टैली के तो आपको 6 सेक्शन उसके अंदर मिलेंगे। उसमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी होता है, आपका जो मेन्यू बार होता है, इसके अलावा आपके डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो आप उसको देख पाएंगे, और मेन जो टेक्स्ट बार होता है वो भी होता है, और टोटल जो सेक्शन है वो यहाँ पे 6 सेक्शन रहते हैं टैली के स्क्रीन पे।
जो आपके एक तरह से गेटवे ऑफ टैली होता है। 83 वाला क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात करी गई है, कैपिटल एक्सेस की बात करी गई है, ज़्यादा कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल आपका होता क्या है, इसको समझिए पहले। वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। इस केस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हमारे पास कब होगी? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। बाई चांस मेरे पास 10 वर्किंग कैपिटल है, इसमें से मैंने 6 मेरी एसेट है, सॉरी 6 मेरी एसेट नहीं, 16 मेरी एसेट है और 6 मेरी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। अब ये कब बढ़ेगा? ये जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज कब करेगा? जब मैं क्या करूँगा, अपनी करंट एसेट को मैं बढ़ा दूंगा। करंट एसेट मैंने क्या करी, 18 कर दी और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी मेरी उतनी ही रही। तो इस केस में मेरे पास कितनी हो गई? अब वर्किंग कैपिटल मेरे पास 12 हो गई। तो ये वर्किंग कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि हमने क्या कर दिया, अपनी एसेट करंट एसेट्स को इंक्रीज कर दिया। अब हम करंट एसेट्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हाई क्रेडिट है, आइडल फंड्स हैं, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है या नन ऑफ दी अबव। अब आप समझ गए होंगे, आइडल फंड्स हमारे पास है, यानी कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडल फंड। एसेट तो हमारे पास है, हमारे पास कैश है, करंट एसेट्स आपके पास, हमारे पास है, फर्म में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बट इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी से हम क्या लेंगे, ठीक है, जब तक उसका कहीं पे यूज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी करंट रेशियो है और क्विक रेशियो है, इनका एक आइडल रेशियो होता है 2:1 और 1:1 इसका रेशियो होता है, आइडल रेशियो दोनों का, और इससे ज़्यादा और इससे कम दोनों खतरनाक होते हैं। तो इस केस में बात करी गई है कि आपके आइडल फंड्स आपके पास हैं, दैट्स वाई योर वर्किंग कैपिटल इज शोइंग मोर देन वन लेवल। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका आइडल फंड्स के केस में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ द ऑन डिवेंचर्स इज ट्रांसफर टू। जब आप क्या करते हो, अपने खुद के डिवेंचर्स को यहाँ पे कैंसिल करते हो, तो इस केस में जो प्रॉफिट होता है इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, सरप्लस इन स्टेटमेंट एंड पीएनएल, जनरल रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये याद रखना, इसका जो आपका प्रॉफिट है इसको आप करते हो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र, ठीक है, क्योंकि ये बार बार होने वाली वो नहीं है। और कैपिटल रिजर्व में वही चीज़ें जाती हैं जो कैपिटल नेचर की होती है। तो कैपिटल नेचर का मतलब आप कैंसिलेशन आपका क्या है, एक बार आप कभी कर लिया, इस तरह से चीज़ें हैं, तो वो आपका डेली रूटीन का ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए आपको कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। 85 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अब ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ गया है और इसके केस में बताया गया है। अब डिफरेंट टाइप के हमारे क्या रहते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस रहते हैं। पहला तो हमारा होता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे मेन दो कंडीशंस होती हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। फिर रेजिडेंट के अंदर दो तरह की कंडीशन होती हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन इसके अंदर होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जब और इनकम आपको रिसीव हुई है इंडिया में और इसको रिसीव माना जाए इंडिया में, आपको रिसीव भी इंडिया में हुई है और इसको इंडिया की ही इनकम भी माना जाएगा, तो इस केस में ये किस टैक्स पेयर के हैंड में टैक्सेबल होने वाली है? रेजिडेंट के, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या ऑल एसएससी। याद रखना, जब भी इनकम अराइज और अक्रू इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया हुई है तो उस केस में आपके ऑल एसएससी के हैंड में ये टैक्सेबल होगी, चाहे वो रेजिडेंट है तब भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब भी, और नॉन रेजिडेंट है तब भी ये इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि इसको इंडिया में ही कमाया गया है और इंडिया में ही ये मिली भी हुई है, ठीक है। इसके अलग अलग कंडीशंस बनती हैं, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, अलग अलग केस में अलग अलग यहाँ पे टैक्स पेयर की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे बताई गई है। 86 से है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या है, एन अनकंडीशनल ऑर्डर ऑफ पे है, प्रॉमिस टू पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे है या नन ऑफ दी अबव। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे तो आपका एक तरह से क्या हो गया, प्रॉमिस टू पे ही हो गया, क्योंकि प्रॉमिस टू पे आपका प्रॉमिसरी नोट के केस में होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज आपका क्या हो जाएगा, एन अनकंडीशनल ऑर्डर पे होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक बिल ड्रॉ करते हो और उस पर आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो आपको पेमेंट देने वाला है उसको आपको जो आपका बेसिकली डेटर्स होता है वो आपको वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो उस केस में वो अनकंडीशनल बिल होता है।
87 है, द सेकेंड ग्लास ऑफ द एप्पल जूस गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, दिस इज ए केस ऑफ। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एप्पल जूस का सेकंड ग्लास है, यानी कि फर्स्ट ग्लास आपने पी लिया, उसके बाद जो सेकंड ग्लास हमने पिया उससे हमें पहले की अपेक्षा सेकंड ग्लास से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये किस चीज़ का केस है? कंज्यूमर के केस में, क्योंकि हमारे पास 2 ग्लास ऑफ एप्पल था, पहले ग्लास हमने पिया और हमें जो है काफ़ी उसमें अच्छा लगा टेस्ट, लेकिन जैसे जैसे हमने सेकंड ग्लास को पिया तो उसका टेस्ट क्या होने लग गया? कम होने लग गया। और तो ये बोला गया है कि इस केस में आपका कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, या लॉ ऑफ सप्लाई होती है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब होता है कि एक लिमिट के बाद जैसे जैसे हम अपनी कंजम्पशंस को बढ़ाते हैं, कंजम्पशंस की पर यूनिट को बढ़ाते हैं, उस पर यूनिट से हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे आपको बता दूं, जैसे आपने क्या किया, जूस की बात कर लेते हैं। आपने एक गिलास जूस पिया, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और आपको एप्पल जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने एक गिलास पिया तो आपको 100 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद आपने सेकंड पिया तो आपको थोड़ा कम वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी इच्छा पूरी हो गई थी। उसके बाद थर्ड गिलास आपने पिया तो आपको बहुत कम यहाँ पे 50% आपको सेटिस्फेक्शन मिला, आपने क्योंकि आपने ज़बरदस्ती आपके घर वालों ने कहा पी लो तो आपने पी लिया उसके चक्कर में। और फोर्थ वाला आपने अपने दोस्तों को कि रिलेटिव को देखते देखते पी लिया कि वो भी पी रहे हैं तो मैं भी पी के दिखाऊंगा, या इस तरह से, तो आपको बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिला और एक लेवल बाद आप पी ही नहीं पाओगे और 0 सेटिस्फेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये लॉ होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ DMU। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर C। चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास 88 वाला, वेयर विल यू शो नॉर्मल लॉस इन ए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट की यहाँ पे बात करी गई और नॉर्मल लॉस जो उसमें होता है इसको कहाँ पे शो किया जाता है? डेबिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट, या नो वेयर इन कंसाइनमेंट अकाउंट, या एनी वेयर इन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आपको बता दूं कि अगर नॉर्मल लॉस की बात है तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा 88 का। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। अब ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो आपका फाइनेंस फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंस फंक्शन के अंदर 3 तरह के फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं एक तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, डिसीजन भी बोल सकते हो। दूसरा हम पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरह के हमारे फाइनेंस फंक्शंस के कंपोनेंट होते हैं, जिसके इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमें किस चीज़ में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हमें अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल पाए, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शंस का केस। और बेसिकली ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, इसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने की सोचते हैं। फाइनेंस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग के अंदर हम कहाँ से हमें अपने जो बिज़नेस के लिए है हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट और कहाँ से हमें फ़ंड यहाँ पे मिल पाएगा, तो वो फाइनेंस फंक्शन के अंदर होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली 3 तरह के हमारे पास सोर्सेज रहते हैं। एक तो हमारे पास रहता है CS का सोर्स, दूसरा हमारे पास डिवेंचर्स का सोर्स, तीसरा हमारे पास लोनिंग। ठीक है, लोन और बोरोविंग। तो ये 3 हमारे पास सोर्सेज रहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, और इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कहाँ से हमें ऑप्टिमम लेवल का, हमें जो कम से कम कॉस्ट पे हमें फाइनेंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और डिविडेंड के केस में हम डिविडेंड को कितना डिविडेंड हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें बिजनेस में रिटेन करके रखना है, इस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा होता है डिविडेंड डिसीजन। तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, वो है आपका डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ ए बिजनेस। ये कोई यहाँ पे फाइनेंस का यहाँ पे नहीं होता है आपका कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट ही आपके फाइनेंस फंक्शन के कंपोनेंट है। चलिए अब बात करते हैं 90th क्वेश्चन की, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन इन। अब यहाँ पे बात करी गई है डोनेशन आपको रिसीव हुआ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कुछ आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, उसके लिए आपको यहाँ पे डोनेशन मिला है। तो इस केस में इसको कहाँ, इसको क्या आपका इसको किस में आपको दिखाया जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको बात करी गई है जनरल डोनेशन की तो तब तो बात अलग है, लेकिन अब अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात करी गई है तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको दिखाओगे आप लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए डोनेशन आया है इसको उसी के लिए यहाँ पे यूज किया जाए। एक तरह से लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, तो इसके लिए इसको लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 वाला, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्या रिवील करता है, इसको बताया गया है। कैश इन हैंड को करता है, कैपिटल अकाउंट को रिवील करता है, सरप्लस एंड डेफिशिएंसी को, या ऑल ऑफ द अबव। ये आपका किसका है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और जनरल जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो वो आपके यहाँ पे प्रॉफिट पीएनएल को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या शो करता है, आपका सरप्लस और डेफिशिएंसी यहाँ पे शो करता है। और जो आपके प्रॉफिट मोटिव के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनका आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस या डेफिशिएंसी की बात की जाएगी। 92 की बात है गुडविल। अब गुडविल की काफ़ी डिस्कशन आ गई है। गुडविल हमारा क्या रहता है, ये आपका इनटेंजिबल एसेट रहता है, क्योंकि गुडविल हमारा एक तरह से होता तो है बिजनेस में, इसकी कॉस्ट भी होती है, इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, बट ये आपका एक तरह से टेंजिबल नहीं है, हम इसको छू नहीं सकते, ये फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी आपकी इसमें से इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या कमीशन रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कही गई है, आपकी इनकम की बात करी गई है। इनकम का मतलब है कि आपका एक तरह से आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, उससे आपके पास जो भी आपका एक तरह से हम कह सकते हैं आय जो आपकी होगी, प्रॉफिट आप मोटिव का, वो आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन। कमीशन जब भी मिलेगा तो हम क्या करते हैं, कमीशन को आपको पता है हम पीएनएल के क्रेडिट में दिखाते हैं, और एक तरह की हमारी ये इनडायरेक्ट इनकम हमारी होती है। इंटरेस्ट भी आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपका इनकम का सोर्स है, इनकम हमें मिलती है। कहीं पे हमने क्या किया, लोन दिया, तो उससे हमें क्या मिला, इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव हुआ। और डिस्काउंट रिसीव भी आपका इनकम है, क्योंकि आपने क्या किया, कहीं पे आपको गुड्स परचेज किया आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में, या आपने इस तरह से, तो आपका जो जिससे आपने लिया था, जो आपका सेलर था, उसने आपको यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो इट इज़ ए वन ऑफ द काइंड ऑफ इनकम। और जो बात करी गई है कैपिटल रिसीट की, कैपिटल रिसीट आपका कोई इनकम का सोर्स नहीं है। कैपिटल रिसीट आपका बेसिकली लाइबिलिटी क्रिएट करता है। कैपिटल रिसीट का मतलब है कि आपने कहीं पर से लोन ले लिया, ठीक है, तो कहीं पर से आपने फंड ले लिया, फंड जनरेट कर लिया, तो ये आपका कैपिटल रिसीट के अंदर आता है। और ये आपका बेसिकली कोई इनकम क्रिएट नहीं करता, बल्कि इनकम नहीं बढ़ाता, बल्कि आपका लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, जिसका आपको पे अप करना होता है। तो आपका 93 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 94 की बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन इन रिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर आर सोन इन। यहाँ पे बताया गया है कि आपके जब भी आप क्या करते हो, आपका डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का, तो इन रिकॉर्डेड एसेट, जो भी आपकी एसेट है, जो भी आपका रिकॉर्डेड एसेट, मतलब जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी है एसेट, तो उस एसेट को जब भी पार्टनर ले लेता है तो उस ट्रांजैक्शन को आप कहाँ पे दिखाओगे, डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक बैलेंस दिखाओगे। तो यहाँ पे देखिए इसको आप शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। 95 की बात है। द रिवेट ऑन ए बिल शोज, यहाँ पे रिवेट की बात करी गई है। रिवेट आपको क्या होता है, आपको इनकम टैक्स में यहाँ पे रिवेट को हम पढ़ते हैं, और रिवेट का मतलब होता है कि जितना हमने कुछ पेमेंट किया उसका हमें बाद में यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, कुछ हमें बाद में रिटर्न उसका हो जाता है, तो उसी को रिवेट बोला जाता है। रिबेट ऑन बिल क्या शो करता है, इट हैज़ बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इट हैज़ बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इट हैज़ बीन डिसऑनर्ड, या इट हैज़ बीन रिन्यूड। तो देखिए यहाँ पे रिबेट हमें कब मिलेगी, रिबेट हमें तब ही मिल पाएगी क्योंकि हम आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी करेंगे तो हमें तो पेनल्टी पड़ जाएगी,
ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ का पेमेंट, चाहे आप बिल का है, चाहे आपका टैक्स का है, चाहे आपका रिटर्न का है, किसी भी चीज़ का अगर आप एक डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको क्या पड़ता है, पेनल्टी पड़ती है और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको पड़ता है। बट जब आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका, जिसको आप पैसा चाहिए, तो जिसको आप लोन दे रहे हो बेसिकली, तो उसको अगर जल्दी पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या करते हो, एडवांस में यहाँ पे पैसा दे देते हो। आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है बट आप एडवांस में दे देते हो ताकि उसका काम भी चल जाए। तो उस केस में वो कुछ यहाँ पर रिबेट दे देता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस हो जाएगा, इट हैज़ बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि एक्चुअल जब मैच्योरिटी की डेट थी उससे पहले आपने उसको पेमेंट कर दिया। 96 क्वेश्चन है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस आपका क्या होता है, जो आपका बेसिकली डेटे को आप क्या करते हो, एक सीक्वेंस में, एक आप फॉर्म में आप यहाँ पे अरेंज करते हो, उसको डेटाबेस बोला जाता है। तो डेटाबेस के यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या हैं, बिट है, बाइट है, डेटा है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपका बिट भी, बाइट भी, डेटा भी, ये सभी इंक्लूडेड रहता है हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, वॉइडेबल एग्रीमेंट इज दैट एग्रीमेंट विच इज। यहाँ पे बात करी गई है वॉइडेबल एग्रीमेंट की, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वॉइडेबल एग्रीमेंट। आपके ऑप्शंस हैं, इन्फोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, इलीगल, नॉट इन्फोर्सिबल, नो सच टर्म एज वॉइडेबल एग्रीमेंट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कि वॉइडेबल एग्रीमेंट कौन से केस में होता है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो सच टर्म एज वॉइडेबल एग्रीमेंट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है वॉइडेबल एग्रीमेंट की। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पे दिया गया है वर्ड, वो है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल तो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर ये है तो ये तो सीधे सीधे आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या वॉइड इनिशियो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपका क्या है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो वो तो पहले से ही आपका क्या है, एक तरह से वॉइड माना जाएगा। तो इन वॉइडेबल कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके बाद जब कुछ कॉन्टीजेंसीज हो जाती हैं, किसी प्रकार का कुछ हो जाता है, केसेस हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उस केस में इसको वॉइडेबल माना जाता है। वॉइड कब होता है, वॉइड का मतलब स्टार्टिंग से ही वो क्या है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, तो वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वॉइडेबल एग्रीमेंट की बात की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जब किसी स्टार्टिंग में वो क्या था, आपका वैलिड था और बाद में किसी कारणवश वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो उसको वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोला जाता है। बट वॉइडेबल एग्रीमेंट्स वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 98 की बात करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस आपका क्या है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, या एसेट है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी क्या रहती है, एक तरह की लायबिलिटी आपकी रहती है, क्योंकि आपने जब मेंबरशिप फीस ली है तो उसके जो बेनिफिट हैं आपको लाइफ टाइम क्या है, वो मेंबर को आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो एक तरह से आपकी उनके बिहाफ में जो मेंबर्स ने यहाँ पे मेंबरशिप ली है, तो उसके बिहाफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि आपको उस जो मेंबरशिप फीस है उसके बिहाफ में उनको सर्विसेज भी दें। तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। 99 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बोला है कि कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपके रिलेटेड नहीं हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल प्राइस लेवल, या स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल फर्म। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग तो आपका क्या है, माइक्रो लेवल का है, क्योंकि आप ये फर्म की बात कर रहे हो, फर्म के अंदर की जब बात कर रहे हैं ना हम, इंडिविजुअल जब एक फर्म की बात करते हैं तो वो माइक्रो लेवल का हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो लेवल की हम बात कर रहे होते हैं। मैक्रो की जब बात करेंगे तो पूरे इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रोडक्ट प्राइसिंग का आपका क्या है, फर्म टू फर्म वेरी करता है और अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं प्राइसिंग के रिलेटेड, तो ये आपका क्या है, माइक्रो के अंदर आपका आ जाएगा। फैक्टर प्राइसिंग भी आपका माइक्रो में ही आएगा, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं आपके प्राइस से रिलेटेड, तो वो भी आपके क्या है, इसमें ही इंक्लूडेड रहते हैं। और जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म है ये भी माइक्रो के अंदर ही आएगा। जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअल फर्म की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से ये तीन ऑप्शन तो आपके क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है,
जनरल प्राइस लेवल आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि माइक्रो के अंदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जनरल जो आपका प्राइस लेवल है वो तो पूरी इंडस्ट्री पे लागू होगा ना, क्योंकि पूरी मार्केट को आप देखोगे कि जनरली प्राइस का लेवल क्या है, कितने जो हम डिफरेंट फर्म्स हैं वो यहाँ पे प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं, तो हम एक जो लेवल है उसका पता करने की कोशिश करेंगे। तो हमने स्टडी कर दी इसमें किस की पूरी जो इंडस्ट्री थी उसकी हमको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आपका बड़े लेवल का हो गया और जिसके लिए हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डालेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आपका किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है, रिटन होता है या नॉन ऑफ दी अबव। देखिए ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है कि ये आपका इनफॉर्मल होता है। ग्रेप वाइन का मतलब चेन आपकी बन जाती है इस तरह से, ठीक है। कोई कहीं से भी आपकी कम्युनिकेशन कर रहा है, आपका ग्रुप बना हुआ है और आप कहीं से भी कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी प्रकार का आपका जो है यहाँ पे कोई हायरार्की आपकी प्री डिटरमाइंड हायरार्की नहीं है। कोई भी ग्रुप है आपका, ग्रुप के मेंबर अपने अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आपने ग्रेप्स देखें, अंगूर का जो गुच्छा होता है वो किस तरह से होता है, तो उसी प्रकार का इसको यहाँ पे माना गया है कि आपका कहीं से भी आपके कोई हायरार्की नहीं है, कोई प्री डिटरमाइंड हायरार्की नहीं है, और जो आपकी इनफॉर्मल टाइप की आपकी कम्युनिकेशन है उसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा। और इस तरह से आपके जो हैं ये आपके ख़त्म होते हैं। अब इसका जो एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जवाब देंगे कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है तो वो किस तरह का आपका कम्युनिकेशन होता है। ग्रेप वाइन की तो हमने बात करी है। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है, रिटन होता है या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। किसी भी एग्जाम्स के पेपर को आप जब उठा के देखते हो तो वहाँ पे सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।